नमस्कार, मैं हूँ राजू रैन। आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। अभी हमारे साथ जुड़े हैं खगड़िया के वरिष्ठ एडवोकेट सुबोध कुमार सिन्हा जी। आइए इनसे जानते हैं एक ऐसे क्राइम के बारे में जो एक दहेज प्रथा के नाम पर एक लड़की का हत्या हुआ है। इसी केस के सिलसिले में इनसे कुछ जानकारियाँ लेने के लिए आए हैं और जिनके साथ ये घटना हुई है उनको भी हमने लाया है कि इनके साथ क्या न्याय होगा, कैसे मिलेगा। तो सर से जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या इनके साथ इंसाफ मिलेगा। सर, सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जी राजू जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके इस चैनल के माध्यम से जो इस मुकदमे के सिलसिले में जो इस केस के मुद्दे आए हुए हैं, अब इनका जो प्राथमिकी अभी जो दर्ज हुआ है वो बेलदौर थाना कांड संख्या 148-23 है, जिसमें 304B/34 भारतीय दंड विधान में प्राथमिकी दर्ज हुई है। हाँ सर, बोलिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया राजू जी कि प्राथमिकी जो है सो दर्ज हुआ है और ये हमारे सामने मुद्दई हैं। क्या नाम बताया आपने? बबलू मियाँ। बबलू मियाँ हैं। बराड़। इन्हीं की लड़की है। क्या नाम है लड़की का? सजनी खातून। सजनी खातून, जिसके शादी के 7 महीने ही हुए थे और उसके बाद दहेज मांगने को लेकर इनके ससुराल वाले जो चौड़ली गांव के हैं उसकी हत्या कर दी गई, जिसमें सास, ससुर, भैंसुर और इनके जो पति यानी जो ये मुद्दई हैं उनके दामाद, कुल मिलाकर 10 प्राथमिकी के मुताबिक 10 आदमी पर जो है एलिगेशन है, अभियुक्त बनाया गया है। तो सर, कहने का मतलब ये है कि इनकी लड़की का हत्या हुआ है, दहेज मांगने के दौरान जो है नहीं देने के बाद जो है इनकी लड़की का हत्या हुआ, लेकिन ये अभी दर बदर भटक रहे हैं। कोर्ट का चक्कर, थाना का चक्कर, ये आपके दरबार में भी आए हैं इंसाफ की गुहार लगाने के लिए। तो सर, एक गरीब आदमी को कैसे इंसाफ मिलेगा, ये किस अधिनियम के तहत मिलेगा? थोड़ा सा आप इस पर विस्तार से बताएं। देखिए राजू जी, अभी तक जो प्राथमिकी दर्ज हुई है वो बिल्कुल सही है। 304B/34 भारतीय दंड विधान के अंदर इनका जो है सो प्राथमिकी दर्ज हुआ है। डॉरी डेथ, दहेज को लेकर हत्या, दहेज मांग किया गया 4 लाख रुपए का, यह है। फिर बाद में 1 लाख रुपए और फिर मोटरसाइकिल। तो 4 लाख रुपए इन्होंने निकाह के ही वक्त अपनी लड़की, क्या नाम है आपका? सजनी खातून की जो शादी हुई और उस उनको जो है निकाह के वक्त इन लोगों ने प्राथमिकी के मुताबिक इन्होंने दिया। फिर उसके बाद बराबर टॉर्चर इस तरह से उन लोगों ने किया, इनके लड़की सजनी खातून के ससुराल वाले, कि 1 लाख रुपया और मोटरसाइकिल दिया जाए। नहीं दिया तो हत्या करके और जो ओढ़नी उनकी दुपट्टा थी उसमें गले में लगाकर फिर उसको लटका दिया कि ये आत्महत्या बनाने का प्रयास किया गया। सुसाइड इसी को कहते हैं एक्चुअली। अब चूँकि ऐसा हुआ है और अभी भी जैसा कि इन्होंने बताया कि किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब चूँकि यह मामला जो है सो अनुसंधान के अंतर्गत है, तो अनुसंधान के क्रम में पुलिस को भी पावर है कि अगर कोई हिनस क्राइम है, जघन्य अपराध है, तो वो बिना किसी कोर्ट के इजाज़त से, कॉग्निजेबल ऑफेंस हम लोग कानून के अंदर कहते हैं, तो वो गिरफ्तार कर सकता है। और अनुसंधान के क्रम में जैसा कि हमको इन्होंने जो बतलाया, बबलू मियाँ जो सूचक हैं, कि सर एक बार मैं आपको रिपीट करना चाहूँगा कि आपने बताया कि प्रशासन का भी एक अपना अधिकार होता है। अगर जघन्य अपराध है, उनके नज़रिए से पता चल रहा है तो उनको गिरफ्तार वो कर सकते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन सर ऐसा नहीं देखा जाता है। आप देखे होंगे बहुत से केस के माध्यम में। देखिए बबलू जी, जैसा कि मैंने आपको, राजू जी, मैंने आपको पहले कहा कि चूँकि मामला अनुसंधान में है, तो वो उनको अगर यह लगता है कि नहीं इसमें हत्या जैसी बात है और सारे अभियुक्त जो बनाए गए उसकी संलिप्तता है, तो वो उनको किसी भी समय गिरफ्तार करने से कोई कानून बाध्य नहीं करता है। अब चूँकि डीएसपी साहब की बात है और वो सुपरविज़न कर रहे हैं, तो जो आयु है उनका ये शायद कहना है, जैसा कि हमारे बबलू मियाँ जो मुद्दई हैं वो बता रहे हैं, कि उनका ये आश्वासन है कि अच्छा ठीक है, इसका जो है सो अनुसंधान को पूरा
अनुसंधान होने दीजिए, और जो सुपरविजन हो रहा है, पर्यवेक्षण टिप्पणी जो निकालेंगे डीएसपी साहब, उसमें गिरफ्तारी का भी आदेश होता है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसमें आवश्यक नहीं है कि चूँकि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, हिनस क्राइम है, तो वो चाहे तो खासकर हस्बैंड जो है, क्या नाम है हस्बैंड का उसका, अफसार मियाँ, उनको गिरफ्तार करने में इनको कोई समस्या नहीं है। जी कारण कि अगर किसी भी तरह से उसकी हत्या तो हुई, और हत्या हुई है तो सारी जिम्मेवारी ये उन पर जाता है। बिल्कुल। अब आप पति होकर यह नहीं कह सकते हैं कि हमको क्या पता, या हमने हत्या नहीं किया, या मुझे कुछ नहीं मालूम, ऐसा नहीं कहना है। ये आपकी पायस ड्यूटी है, धार्मिक जिम्मेवारी है कि आपकी पत्नी है तो आप पति है तो आपको जानकारी रखनी ही होगी। और जैसा कि जानकारी है और एफआईआर में भी कि घटना के समय में वो हैं वहाँ, इसलिए इसको गिरफ्तारी में भी तो कोई कठिनाई नहीं है। बाकी पुलिस का चूँकि अभी कोर्ट का मामला है नहीं, अनुसंधान का मामला है, सुपरविजन का मामला है, वो कर रहे हैं तो कर रहे हैं। लेकिन मेरा विश्वास है राजू जी, ऐसे जघन्य अपराध में गिरफ्तारी निश्चित होगी। जी सर। तो देखिए, हम सजनी खातून के पिता से बात करना चाहेंगे कि अभी तक आपके ये केस में कहाँ तक जो है ये पहुँचा है मामला। जी, मामला तो डीएसपी साहब के पास भी पहुँचे, वहाँ भी मामला दर्ज हुआ, और एसपी साहब के भी पास पहुँचे, वहाँ भी मामला दर्ज हुआ। अपना जो बेलदौर थाना है सर, उसको बार बार रिपीट करा जा रहा है कि मुजरिम यहीं पे है सर, चोटली गांव में, बड़ी तरौना। अभी तक मतलब पुलिस प्रशासन सर अभी कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं सर कर पा रहे। देखिए, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ये सजनी खातून के पिता हैं। लगातार ये हर दरबार पे, हर दरवाजे पे ये जाने का प्रयास कर रहे हैं अपने बेटी के इंसाफ के लिए, लेकिन इनको भटकना पड़ रहा है क्योंकि ये मज़दूर क्लास के लोग हैं, और जो जिन्होंने अपराध किया है वो थोड़ा सा कहा जाए कि क्रिमिनल टाइप का माइंड उनका है। लेकिन जो है प्रशासन भी देख के आए हैं सर, उनके नज़रिए से देखने के बावजूद भी उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। लगभग केसों में देखा जाता है ऐसा। तो इस पर क्या कार्रवाई होना चाहिए। देखिए राजू जी, पहले भी हमने कहा कि चूँकि अनुसंधान का मामला है और अभी पूरी जिम्मेवारी पुलिस पर है, अभी कोर्ट का मामला शुरू नहीं हुआ है जी हम लोग सिर्फ अनुसंधान के क्रम में जी एक कानूनी उपचार के तौर पर कहे या औपचारिकता मात्र कहिए कि एक प्रोटेस्ट पिटीशन हम लोग फाइल करवाते हैं, जी विरोध पत्र फाइल करवाते हैं, और उसका मकसद सिर्फ यही रहता है कि अगर मान ली पुलिस विभाग अगर किसी तरह से उसको बचाना चाहे या केस को कमज़ोर करना चाहे, तो वैसे स्थिति में कोर्ट जब संज्ञान लेता है तो प्रोटेस्ट पिटीशन को जो मुद्दई की तरफ से फाइल किया जाता है, मुद्दई फाइल करता है, उस पर कोर्ट देखकर संज्ञान लेता है। इस वजह से ये किया जाता है। तो अभी चूँकि प्राइमरी स्टेज ऑफ द केस है इसलिए, लेकिन यह इतना गंभीर मामला है कि गिरफ्तार करने से, अगर पति को मान लिया जाए कि गिरफ्तार कर लेते हैं तो वो चाहे तो उनसे अनुसंधान में मदद मिलेगा, ये मेरा कहना है। जितने अभियुक्त हैं या जिनका अभियुक्तिकरण है, जिसका इस मुकदमे में ताल्लुकात है, संलिप्तता है, निश्चित रूप से आ जाएगा सामने जी। इसलिए देखिए कि अब ये जून महीने की घटना है, 1 महीना से ऊपर होने चला है लगभग, और अभी तक से गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो इससे थोड़ा सा जो अभियुक्त होता है उसका मनोबल ऊंचा रहता है जी तो सर। इसीलिए थोड़ा जो मुद्दई पक्ष है उसको निराशा होती है। आपने तो सर इनका जो है केस का जो फाइल होता आपने देखा, उस पढ़ा भी है, उसमें 304 भी मुकदमा दर्ज हुआ है जी अपराधी पर। लेकिन ये सर थोड़ा सा घबराए हुए हैं कि जो है अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। लेकिन हालांकि इनको कोर्ट पे, न्यायालय पे विश्वास रखना होगा, थोड़ा सा धैर्य भी रखना होगा। लेकिन सर आपके मशवरा से क्या होना चाहिए कि वो उन पे जो भी मुकदमा दर्ज हुआ है तो उस मुकदमे के हिसाब से इनको इंसाफ मिलेगा क्या। जी राजू जी, जैसा कि ये मुद्दई जो बैठे हुए हैं इन्होंने हमको बताया कि भाई हत्या जैसी बात है तो 302 आईपीसी में क्यों नहीं हुआ है। बहुत साधारण सी बात है, दहेज के लिए हत्या उसको 304 भी में ही अंकित किया जाता है, भारतीय दंड विधान के अंदर ही अंकित होता है। इसलिए पुलिस के द्वारा
बहुत ईमानदारी से इस धारा का प्रयोग किया गया, प्राथमिकी दर्ज हुआ है। इसमें हमको किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। अब रह गया उनकी गिरफ्तारी की बात, तो डीएसपी साहब का सुपरविज़न आ जाता है तो वो करेंगे ही। और इसके लिए मैंने पहले भी कहा कि कोई बंदिश नहीं है। जैसे ही प्राथमिकी दर्ज हुआ तो वो चाहे तो गिरफ्तार कर सकते हैं, जिस पर यदि पूरा संदेह हो जाए कि नहीं ये घटना में है ही, और खासकर पति है, तो उसको तो देख सकते हैं। तो इसीलिए इनको भी निराशा की बात नहीं है, इनको भी हौसला रखना होगा, विश्वास रखना होगा कानून के प्रति, और इनको इंसाफ मिलेगा। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर कोर्ट में जब पुलिस आरोप पत्र समर्पित करती है या अंतिम प्रपत्र समर्पित करती है अनुसंधान के बाद, उसके बाद हम लोग कोर्ट में कार्रवाई करते हैं। तो फिर हम लोग देखते हैं, कोर्ट की कार्रवाई तब शुरू होती है, तो फिर जैसा होगा। लेकिन ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि कानून के अंदर, कोर्ट के अंदर जब भी ये मामला आएगा तो इनको इंसाफ मिलेगा, बराबर इंसाफ मिलेगा। और अभी चूँकि अनुसंधान। अच्छा सर, एक बात और करना चाहेंगे कि वो अपराधी जो है इस तरह का जघन्य अपराध कर चुका है। सब लोग ये, जैसा कि इन्होंने बताने का बबलू जी काम किया, और वो बता रहे कि जो है सुसाइड किया है, आरोप भी उस लड़की पे डाल रहा। बताइए इस पे कैसे वो। देखिए राजू जी, इसमें एक तो मर्डर किया है, उसके बावजूद भी वो बचने का प्रयास कर रहा है। हाँ, वो तो प्रयास तो करता उसके लिए है भी तो हाँ। और अपराध करता भी है या नहीं भी करता है, दोनों स्थिति होती है। तो जब अपराध करता है तो भी अपराधी बचने का प्रयास करता है, और जो नहीं करता है उसका तो कोई बात ही नहीं होती, तो चाहेगा ही ये करना। लेकिन जो कि 304 भी चूँकि हमने कहा कि जघन्य अपराध है, और इसमें कम से कम 7 साल की सज़ा का प्रावधान है, और ऊपर आजीवन कारावास का। इसलिए इतना गंभीर आरोप है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस को ईमानदारी पूर्वक देखना चाहिए, और गिरफ्तारी की आशा हम भी उनसे करते हैं। यानी 304 जो अनुच्छेद ये कानून लॉ के तहत है, इसमें जो है अपराधी जो भी हैं उनको 7 साल का सज़ा कम से कम जी, और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद, आजीवन कारावास भी हो सकता है, अगर वो कोर्ट वो तय करेगी उनको देखने के बाद, उसके केस को जांच पड़ताल देखने के बाद, ट्रायल के बाद ये होगा कि किन पर कितना आरोप सिद्ध होता है। उस हिसाब से कम 7 साल और ज़्यादा से ज़्यादा आजीवन कारावास की सज़ा तय होती है। यही है, इसलिए ऐसे गंभीर मामलों में थोड़ा धीरज रखना चाहिए। हाँ, चूँकि मुद्दे हैं, इनकी लड़की की हत्या हुई है जैसा कि इनका आरोप है, तो ये तो देखने का विषय है, ट्रायल का विषय है, फिर तय हो। ये 304 का सर, इसका और किस चीज़ में अंकित होता है? बस सिर्फ यही दहेज को लेकर हत्या, बस यही है। अगर मामूली हत्या होती है, किसी तरह से मर्डर हो जाता है किसी षड्यंत्र के तहत और दहेज जैसी बात नहीं, तो वो 302 आईपीसी में प्राथमिकी दर्ज होता है। इसलिए इनका यह संदेह भी दूर होना चाहिए, और किसी भी सूरत में 304 भी 302 से कम की बातें नहीं है, ये इनको हौसला रखना है। तो आपने सुना, हमारे साथ जुड़े थे खगड़िया के बहुत ही पुराने एडवोकेट हैं, 30 साल पुराने खगड़िया कोर्ट में जो है समय दे चुके हैं, सुबोध कुमार सिन्हा जी। इनसे कुछ हम संडे के दिन जो है इनसे प्रोग्राम रखते हैं। कार्यक्रम के दौरान कुछ इनसे जानकारियाँ लेकर आप तमाम लोगों को जो है दिखाने का प्रयास करते हैं, आपको जागरूक करने का प्रयास करते हैं। हो सके तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत की आवाज़।